औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोअज़्ज़ज़ सदर व मोतमदीन व अराकीन, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अराकीन असम्बली, अराकीन रुकन क़ानून साज़ कौंसल, अराकीन बल्दिया और उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क़ानून साज़ कौंसिल तेलंगाना, मैं अपनी जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन अराकीन को, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, बुज़ुर्गों को, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों को, मेरे गयूर नौजवान साथियों को आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 61वां अहिया के दिन आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और एक सियासी जमात के लिए यकीनन आज का एक दिन एक तारीख़ी दिन हो। आज हम यहाँ पर हमारे मरकज़ी दफ्तर पर, मजलिस के हेडक्वार्टर पर जमा होकर अपनी जमात के परचम को लहराकर हम क्या पैगाम देना चाहते हैं। और आज का ये दिन हमको किस चीज़ की याद दिलाता है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 61 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया हुआ, मुल्क आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमको छुटकारा मिला। सरज़मीन हैदराबाद की एक मख़सूस तारीख़ है, बल्कि सरज़मीन दखन की एक मुनफरिद तारीख़ है। पुलिस एक्शन हुआ, इससे कोई झुटला नहीं सकता। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट आज भी दिल्ली के नेहरू मेमोरियल में मौजूद है। उस पूरा शुभ दौर के बाद जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया की जिम्मेदारी फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को दी गई, तो फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी ने बड़े ही बुर्दबारी के साथ, बहादुरी के साथ और हिकमत अमली के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस कारवां को लेकर आगे बढ़े। और यकीनन जहां पर अल्लाह ने अब्दुल वाहिद ओवैसी को जिम्मेदारी दी, तो हम आज के इस तारीख़ी और मुबारक दिन अब्दुल वाहिद ओवैसी फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा के साथ जो सीनियर मजलिसी अराकीन थे, हम उनकी भी कुर्बानियों को नहीं भूल सकते। 61 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास दारुस्सलाम नहीं था। 61 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया के पास मोटरसाइकिल छोड़िए साइकिल तक भी नहीं थी। 61 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ये तालीमी इदारे नहीं थे। 61 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास असरा और ओवैसी हॉस्पिटल नहीं था। 61 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कुछ भी नहीं था। तो क्या था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास?
जिसको आज हम खो रहे हैं, जिसकी कमी हमको महसूस होती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 61 साल पहले क्या था? अल्लाह की जात पर अटूट भरोसा। 61 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास एक बेलौस जज्बा और एक जुनून था कि हम हिंदुस्तान की जमहूरियत में, हिंदुस्तान के आईन के जरिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को, दलितों को, कमजोर तबकात को लेकर एक सियासी कुव्वत बनेंगे। 61 साल पहले जब अब्दुल वाहिद ओवैसी ने इस शहर खामोशा में जब आवाज दी कि देखो, हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान की जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है कि हम सियासत में हिस्सा लें, तो हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक लोग परेशान थे। एक जलजला पैदा हो गया कि आखिर कौन है यह शख्स जो हिंदुस्तान के आईन का भी हवाला दे रहा है, हिंदुस्तान की जमहूरियत की मजबूती की बात कर रहा है और आवाम से कह रहा है कि अपने हुकूक को अगर हासिल करना है तो हिंदुस्तान की जमहूरियत में हिस्सा लो। हिंदुस्तान का आईन तुमको, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है। हिंदुस्तान के उस वक्त के बड़े बड़े सियासी कायदीन जिनका ताल्लुक कांग्रेस से था, उन सब ने अब्दुल वाहिद ओवैसी की मजम्मत की, तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि यह दीवानेपन की हरकत है, यह हिमाकत है, यह खुदकशी है। पुराशूब दौर पुलिस एक्शन के बाद यह कौन है जो मुसलमानों को जमहूरियत का पैगाम दे रहा है, जो हिंदुस्तान में आवाज लगा रहा है कि यह संविधान और आईन के तहत तुमको एक ताकत मिलेगी। उस वक्त सब ने तनकीद की, जिसमें बड़े बड़े उलमाए किराम भी थे, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी और उनके तमाम साथियों ने उस तनकीद और उन तमाम इल्जामात की परवाह नहीं की और अपने मिशन को जारी रखा। यह बात बिल्कुल सच है कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ, मैंने पिछले साल भी इस बात को कहा था और आज भी कह रहा हूं, 6 महीने के अंदर हजरत फख्र मिल्लत अलैहिर रहमा ने 6 महीने के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस जमात में एक नई हरारत और जान पैदा कर दी। रिसर्च करने वाले लिखते हैं, एक लड़की ने हालिया दिनों में पीएचडी की तकमील की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से, जो 3 साढ़े 3 साल 2 साल शायद दारुस्सलाम में रोज आकर बैठती थी। बल्कि मरहूम कायद सालार मिल्लत जब जिंदा थे तो उसने आकर मरहूम कायद और सालार मिल्लत से मुलाकात की और मुझसे भी की और कहा कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पीएचडी कर रही हूं, मैं रोज दारुस्सलाम में आकर बैठना चाहती हूं। बहरहाल उनकी पीएचडी हुई, उन्होंने उसको सबमिट किया। उस थीसिस में उस पीएचडी स्कॉलर ने लिखा, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने कबूल किया, कि अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 6 महीने में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 100 जलसे किए और 2 मार्च को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ। कहां पर हुआ? इस दारुस्सलाम की सरजमीन पर हुआ। जिस तरह आज हम यहां पर जमा हैं और फख्र के साथ अपनी गाड़ी में आकर या अपनी मोटरसाइकिल पर आकर अपनी वाबस्तगी का सबूत दे रहे हैं। नहीं मेरे भाई, फिसल बंडे में अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक तारीखी जलसे आम हुआ और लोगों से अपील की गई थी कि अपने साथ एक जानी माज और अपना पानी लेकर आए। अब्दुल वाहिद ओवैसी और मजलिस के उनके रुफका ने यह कहा कि हमारे पास इंतजाम नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ नहीं है,
हमारे पास आज की तरह इस तरह का डाइस, स्टेज, कुर्सियां नहीं है। आप आइए। लाखों सलाम हैदराबाद के उन मरूमीन पर जिन्होंने अब्दुल वाहिद ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस पैगाम को समझा और गुर्बत, मुफलिसी, जुल्म में उस जगह पर जमा हुए। हजारों की तादाद में फिसल बंडे के उस मकाम पर फर्जंदाने तौहीद वहां पर जमा हुए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की से अपनी वाबस्तगी का ना सिर्फ सबूत दिया बल्कि अब्दुल वाहिद ओवैसी को अपना सदर माना और कहा कि आप जद्दोजहद जारी रखिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, इस जमात की तारीख को समझो। इस जमात की तारीख यही रही कि हमारे पास जब कुछ भी नहीं था, हमारे पास एक अटूट अल्लाह पर भरोसा था। वो भरोसे को आज भी मजबूत करने की जरूरत है। हमको पूरे अखलास के साथ इस सियासी सफर में काम करने की जरूरत है। यकीनन हम मजलूमों का साथ देंगे, जिसमें मुसलमान और दलित भी शामिल है। यकीनन हम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम आवाम की खिदमत करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये हिंदू है या मुसलमान है या दलित है या ईसाई है या सिख है। अल्लाह ने सियासतदानों को एक मुकाम अता किया। अल्लाह ने हिंदुस्तान के सियासतदानों को खिदमत करने का एक प्लेटफॉर्म अता किया। सियासतदान यह समझता है कि मैंने अपनी दौलत के बलबूते पर इस मुकाम को हासिल किया। नहीं, अल्लाह अगर किसी को मुकाम देता है तो दौलत की बुनियाद पर या दौलत के इस्तेमाल पर नहीं। अल्लाह इसलिए देता है कि तुम खिदमत करना, मजलूमों की आवाज बनना, नाइंसाफियों के खिलाफ ठहरना, जालिमों के तूफान के खिलाफ खड़े होना, उनसे मुकाबला करना। 61 साल पहले जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरकज सियासी और हिंदुस्तान की जमहूरियत में, सियासत में हिस्सा लेने का ऐलान किया, तो हैदराबाद से दिल्ली तक बैठे हुए उन तमाम कांग्रेस के कायदीन, जिनकी अनानियत हिमालय के पहाड़ से ज्यादा थी, जिनके पास ताकत इतनी थी कि हमको कुचल दे सकते थे, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इनकी ताकत की परवाह नहीं की, इनकी अनानियत और इनके गुरूर की परवाह नहीं की और कहा कि हम अपने सियासी सफर को इसलिए शुरू कर रहे हैं कि तुम्हारे गुरूर और अनानियत को तोड़ेंगे, इसको चकनाचूर करेंगे। हमने कहा कि तुम्हारे पास ताकत होगी, तुम अपने ताकत का तूफान बर्पा करो, मगर हम अपने आंसुओं से और अपने दुआओं से चराग को जलाएंगे। और हमने उस चराग को जलाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो चराग आज भी हिंदुत्व के तूफान में मोदी की ताकत के सामने एक शमा बनकर जल रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कारनामा हमारे बुजुर्गों ने किया और हम उन बुजुर्गों की कुर्बानियों को नहीं भूल सकते। आज अराकीन बल्दिया है, सदर मोतमदीन है, अराकीन असम्बली है, रुकने पार्लिमान है। अवाम की खिदमत करो, अवाम को तकलीफ मत पहुंचाओ, क्योंकि आप आज हम हैं यहां पर, कल नहीं रहेंगे। ऐसे 56 आए 56 चले जाएंगे सदुद्दीन ओवैसी की तरह, मगर अवाम है यहां पर और जमात रहेगी, मजलिस रहेगी। इसलिए हमको उस 61 साल पहले के अखलास को दोबारा पैदा करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं बैसित सदर मुझे अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। वो जोश और जज्बा जो हमारे पास था जब कुछ भी नहीं था, एक जिद थी कि नहीं, करके दिखाएंगे, बनाएंगे, अपना मुकाम पैदा करेंगे हिंदुस्तान की जमहूरियत में। जब दारुस्सलाम के लिए 11 साल अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मुकदमा लड़ा और 11 साल की अंतिम कोशिशों के बाद जब दारुस्सलाम की सरजमीन हमको मिली, इसी जगह पर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने खड़े होकर एक तकरीर के जरिए अपने विजन का, अपने ख्वाबों का अवाम के सामने उसको रखा और कहा कि मेरी नजरें देख रही हैं कि एक दिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमारी आवाज होगी।
अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा कि मेरी नजरें देख रही हैं कि एक दिन हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा जाएगा। मेरी नजरें देख रही हैं कि तुम्हारे तालीमी इदारे होंगे, तुम्हारे दवाखाने होंगे। मेरी नजरें देख रही हैं कि तुम एक मुकाम पैदा करोगे, हिंदुस्तान की जमहूरियत को तुम मजबूत करोगे। उस वक्त भी मजलिस के मुखालिफीन ने मजाक उड़ाया और कहा कि कौन है यह शख्स जो दारुस्सलाम जीतने के बाद अलग-ऐलान कह रहा है कि इसकी आवाज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में होगी। लोगों ने मजाक उड़ाया, हमने उनके मजाक की परवाह नहीं की। क्या पैगाम दिया अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कि बुज़दिली से जिंदगी बढ़ नहीं जाती और हौसलों को बुलंद रखने से, मर्दानगी से काम करने से हक की कामयाबी के लिए मौत नहीं आती। तो याद रखो उस बात को कि बुज़दिली से जिंदगी नहीं बढ़ती, मजलूमों का साथ देने से जिंदगी खत्म नहीं होती। एक वक्त हर एक का मुकर्रर है, मौत आएगी, और जब मौत आएगी तो तुम दुनिया में एक ही मर्तबा मरोगे, दो मर्तबा नहीं मरोगे। जब मरना एक ही बार है तो हक के लिए काम करो, जालिमों से पंजा आजमाई करो, हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत करो, फिरका परस्ती का खात्मा करो, आरएसएस को शिकस्त दो, इस मुल्क को बचाओ, सेकुलरिज्म को मजबूत करो। ये हिंदुस्तान की आईन में जो लिखा है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल करो, यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज आपसे पैगाम दे रही। ये हमको काम करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये तारीख रही है जो मैंने मुख्तसर से वक्त में, मुख्तसर से अल्फाज में आपके सामने बयान करने की कोशिश किया। आज हमको दोबारा यह अहद लेना है कि हम अपनी जमात को मजबूत करेंगे। हम अपने बुजुर्गों के उन अधूरे ख्वाबों को पूरा करेंगे। हम अपने बुजुर्गों के जो उनके आइडियल्स हैं, जो उनकी कोशिश थी, उस पर चलेंगे। अब्दुल वाहिद ओवैसी हो, सलाहुद्दीन ओवैसी हो, मरहूम गुलाम गौस खान साहब हो, हबीब मोहम्मद खान डल्लाजी हो, शेख मोहम्मद अख्तर हो, रहमत हुसैन जैदी हो, इन तमाम की जिंदगी हमारे लिए एक मशाले राह है। आज अजला में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक वहां पर अपनी एक ताकत है, बड़ी ताकत है। क्या ऐसे ही पैदा हो गई? क्या आप जानते हैं मेरे भाई, सालारे मिल्लत जब पहली मर्तबा एमएलए बने 62 में, और उसी वक्त या उसके बाद के साल में शायद निजामाबाद में एक बहुत बड़ा फसाद हुआ। सोचो आप थोड़ी देर के लिए, मैं आपसे 55 साल पुरानी बात कर रहा हूं। सालारे मिल्लत ने अपनी नाटर मोटरसाइकिल पर बैठकर निजामाबाद को गए थे। क्या चीज थी सालार में जो हैदराबाद से 180 किलोमीटर का सफर 55 साल पहले मेरे कायद ने मोटरसाइकिल पर बैठकर निजामाबाद गए। आज भी इतनी माशाअल्लाह इतनी अच्छी रोडें हो चुकी हैं कि मालूम नहीं होता, मगर 55 साल पहले सलाहुद्दीन ओवैसी ने मोटरसाइकिल पर बैठकर निजामाबाद की सरजमीन पर पहुंचे कि वहां पर फसाद हो रहा था, तबाही और बर्बादी हो रही थी। सालार वहां पर पहुंचे। मेरे भाई, ये कुर्बानियों का जज्बा, ये खिदमत का जज्बा और बेखौफ होकर काम करने का जज्बा जब तक हम पैदा नहीं करेंगे, हम अपने ना बुजुर्गों को खराज अकीदत पेश कर सकेंगे, ना उनके ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे। दुश्मन कुछ भी कहेगा, इल्जाम लगाएगा, फिक्र मत करो। मैं आपसे कह रहा हूं, यह मजलिस का जलसा है, अवामी जलसा नहीं है। मैं अपने जमात के रुफकाओं के दरमियान में खड़े होकर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मेरी बात गलत है तो मुझे टोक दो। क्या पिछले 4.5 साल में
अगर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में किसी पर इल्जामात लगाए गए तो तुम्हारे सदर पर लगाए गए। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए गए। मेरा जुर्म क्या था, मैंने क्या ऐसा काम किया जो 61 साल पहले जो लोग जिनका गुरूर और तकब्बुर, जिनकी ताकत हिमालय से बड़ी थी, आज वो लोग आज भी शामिल हैं, आज भी मौजूद हैं। उनको बड़ी तकलीफ हुई जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब्दुल वाहिद ओवैसी के उस पैगाम को लेकर महाराष्ट्र में गए। शौकत हमारे उत्तर प्रदेश के सदर मौजूद हैं, हमने उत्तर प्रदेश में अपनी जमात को कायम किया। हमने उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया। तूफान खड़ा हो गया कि क्या कर रहे हैं लोग, यहां क्यों आए लोग। एक एक किस्म के इल्जाम मुझ पर लगाए गए, गंदी जबान का इस्तेमाल किया गया। सरजमीन हैदराबाद के बसने वालों की तौहीन की गई। कहा गया कि देखो ये हैदराबाद की बिरयानी है, ये फुला है, ये शेरवानी है, ये वोट काटने के लिए आया है। क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको साबित कदम रखा। इल्जाम लगाए जाते थे, हम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील बोले जाते थे। हमको वोट काटने का इल्जाम लगाया गया, हमने कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हमको कहा गया ये मिले हुए हैं, हमने कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीज थी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां तक लाई है कि मुखालिफीन के इल्जामात की परवाह नहीं करना। इनके अखबार में रोज काला करने से हमको फर्क नहीं पड़ा, ना इंशाअल्लाह ताला कल पड़ेगा, ना सुबह क़यामत तक पड़ेगा। अखबारात ने मजलिस की ताईद में कुछ नहीं लिखा। जब 2 मार्च 61 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ तो उस वक्त के मशहूर अखबारात ने भी उठाकर, देखो उस दिन का अखबार, नाम नहीं लेना चाहता उस अखबार का, जो तारीख का एक हिस्सा बन चुका है। मजलिस जिंदा है, वो तारीख के हिस्से बन गए और हम जिंदा हैं। और अल्लाह ने हमको जिंदा इसलिए रखा कि तुम तारीख रकम करते जाओ, तुम तारीख बनाते जाओ। और मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक इखलास जिंदा रहेगा, हम ना सिर्फ इन 4-5 रियासत बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर अपने पैगाम को पहुंचाएंगे। क्या हमारा पैगाम है? क्या हम मुल्क के खिलाफ हैं? क्या हम इस मुल्क की सबसे बड़ी अक्सरियत हिंदुओं के खिलाफ हैं? क्या हम दलितों के खिलाफ हैं? क्या हम खवातीन से इंसाफ नहीं चाहते? मेरे भाई, हम मुल्क के खिलाफ नहीं, हम मुल्क से मोहब्बत करने वाले। यही जगह थी, यही दारुस्सलाम था। 60-65 साल पहले इसी दारुस्सलाम पर मोहम्मद अली जिन्ना आए थे, यहीं पर जलसा हुआ था। लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं रजाकार। अरे जो जिन्ना के पैगाम को मानते थे वो रजाकार थे जो पाकिस्तान चले गए, जो ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वाले थे, जो उलमाए दीन को मानने वाले थे, जो जामे निजामिया के अनवरुल्लाह फारूकी के पैगाम को समझने वाले थे, जो इस्लाम को समझने वाले थे, जिन्हें सीरतुन नबी का मुताला सही तरीके से किया, जिसने यूसुफैन की तारीख पढ़ी, शाह कामुस साहब की तारीख पढ़ी, जिसने मोहम्मद हसन क़िबला की तारीख पढ़ी, जिसने सरजमीन दखन की औलियाओं की मोहब्बत को देखा, उन्होंने कहा हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, जिन्ना को नहीं मानेंगे। हमने मोहम्मद अली जिन्ना के पैगाम को ठुकराया और आज यही दारुस्सलाम में
26 जनवरी और 15 अगस्त को तिरंगा फख्र से लहराया जाता है। इससे बड़ा सबूत तुमको और क्या चाहिए? बताओ, ये तारीख है, इसको कोई नहीं झुटला सकता। मंदलिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था आज से 15 दिन पहले। अल्लाह सुब्हानाहु तआला ने मंदलिस की वजह से, असदुद्दीन ओवैसी की काबिलियत कुछ नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी की पहचान है तो मंदलिस से है। असदुद्दीन ओवैसी को अगर अल्लाह ने इस जबान में बोलने की ताकत दी तो मंदलिस की वजह से दी। अगर असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने थोड़ी बहुत मकबूलियत दी तो मंदलिस की वजह से, और बदनामगी है तो मेरी वजह से, मेरी जात की वजह से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला, वहां पर तकरीर के बाद सवालात होते हैं। तो हिंदुस्तान के एक पुराने जर्नलिस्ट मोहतरमा हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि इस डाइस पर ये जो दो लोग बैठे हैं, इन्होंने ये काम किया और दूसरे ने ये काम किया, बताइए आपने क्या काम किया? मैं चुप देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। तो मोहतरमा ने कहा कि आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं दिल में सोचा कि तुम्हारे चेहरे को देखकर नहीं मुस्कुरा रहा हूं, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि अब क्या बताएंगे उनको। मैंने कहा सुनिए, मैं क्या करता हूं वो तो अलग बात है, मगर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम यह है कि मैं हिंदुस्तान की जमहूरियत में लोगों को एतमाद और भरोसा पैदा कर रहा हूं। यह मेरा काम है। हम जमहूरियत में एतमाद और भरोसा पैदा कर रहे हैं। मुल्क की खिदमत करना है तो जमहूरियत को मजबूत करना है। हिंदुस्तान के मुसलमानों में, दलितों में, कमजोरों में, गरीबों में इस बात का पैगाम देना है कि जमहूरियत को मजबूत करो और अपने लिए इंसाफ हासिल करो। यह काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। ये लोग बोलते रजाकार, अरे रजाकार जो थे वो चले गए, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। क्या मजलिस हिंदू भाइयों के खिलाफ है? नहीं है। बताओ, मेरी कोई तकरीर का जुमला बताओ, मैं सदर हूं जमात का, जिसमें मैंने हिंदुओं के खिलाफ कोई बात कही है। मैं तो हिंदुस्तान के संविधान, आईन की बात करने वाला हूं। मैं तो हिंदुस्तान के राइट टू इक्वालिटी के मसावात की बात करने वाला हूं। मैं जिंदगियों की बचाने की बात करने वाला हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के आईन में उसका जिक्र है, फंडामेंटल राइट है। मैं अपने मजहब के पर चलने की आजादी चाहता हूं। मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, इसलिए कि हिंदुस्तान का आईन मुझे इस बात की इजाजत देता है। मैं अपनी बात को खुलकर बयान करता हूं, इसलिए कि हिंदुस्तान का आईन कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार ख्याल तुम्हारे लिए एक बुनियादी हक है। मैंने तालीमी इदारे हमारे मरहूम कायद सालार ने कायम किए। क्यों किए? क्योंकि हिंदुस्तान के आईन में दफा 30 इस बात की इजाजत देता अक़लियतों के अपने लिए तालीमी इदारे कायम करो। तो बताओ, ये कौन सा इसमें एंटी नेशनल बात हो गई? इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। मेरे भाई, जब बात हमारे शेड्यूल कास्ट दलित भाइयों की आई, 1960 में जब पहला बल्दिया का इलेक्शन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लड़ा, मजलिस के मेरे ख्याल से 16 कॉरपोरेटर, 27 पाशा करें कामयाब हुए। उसमें कितने गैर मुस्लिम थे जो आज हम पे इल्जाम लगा रहे? जाओ देखो, रिसर्च करो, तुमको मालूम हो जाएगा। मेरे भाई, ये इल्जाम मजलिस पर लगता रहेगा, ये इल्जामात खत्म होने वाले नहीं है। मैं अपने मजलिस रुफ़क़ा से कह रहा हूं, मगर हमको इनकी परवाह नहीं करना चाहिए। असेंबली के इंतखाबात हुए, तूफान लाने की कोशिश करे, सबके सब जमा हो गए, गांधी भवन आबाद कर लिए,
में बैठ गए और सब बैठकर बोले कि अब की बार ऐसा करेंगे। हमने कहा कि जब इलेक्शन आता तुम हमेशा यही बोलती अब की बार तो नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम्हारे ये जुमले, तुम्हारे ये इल्जामात मेरी जमात के अराकीन, मेरी जमात के रुफका को और इस जमात को लाखों की तादाद में चाहने वाले जिनका नाम और सूरत में नहीं देखे उनके हौसलों को बुलंद करता है। तुम्हारे इल्जाम, तुम जितना इल्जाम लगाओगे हम में वो जिद पैदा होगी। अच्छा आप बताएंगे, जब किसी ने उत्तर प्रदेश से आकर, लखनऊ से आकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम असदुद्दीन ओवैसी को भगा देंगे, राहुल गांधी ने आकर कहा यह सी टीम है, अमित शाह ने आकर मजलिस के बारे में कुछ कहा, वजीर आजम मोदी आकर इनडायरेक्टली मजलिस पर ताना मारे। क्या निकला? अवाम ने इनको पैगाम दे दिया कि यह हमारी आवाज है, यह हमारी पहचान है, यह हमारी शनाख्त है, यह हमारी ताकत है, यह हमारे बुजुर्गों की मेहनत है, यह हमारे आंसुओं का नतीजा है, यह हमारे दुआओं का असर है, यह हमारा खून इसमें शामिल है। और अल्लाह ने जमात को कामयाबी दी। हमारे 7 अरकान असेंबली दोबारा कामयाब हुए। एक राजेंद्र नगर की सीट पर हमको कामयाबी नहीं मिली। मेरे भाई एलएस इलेक्शन हुआ, मजलिस ने टीआरएस की तायीद की थी। लोग बोले क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? टीआरएस के चंद्रशेखर राव जाके मोदी से मिल लेंगे। मैंने कहा क्यों, आपके घर में तस्वीर हुआ क्या? आपको बात मालूम, हमको नहीं मालूम। बोले नहीं आपको कुछ नहीं मालूम। मिला हो, हमारे को क्या मालूम? 61 साल से हम लड़ रहे हैं, पिट रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं और हमको कुछ नहीं मालूम। आप एयर कंडीशन कमरे में बैठकर हाथ में एक सिगरेट लेकर 10 चमचों को अपने अतराफ जमा करके खव्वालों की तरह वाह 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 यस यस करने वाले। जज्बा होना पड़ता है। ये दारुस्सलाम क्यों लिया गया? ड्राइंग रूम बनाने के लिए नहीं, ये दारुस्सलाम इसलिए लिया गया कि यहां बैठकर गरीबों की खिदमत होगी, यहां बैठकर जालिमों के खिलाफ मंसूबे बनाए जाएंगे, यहां बैठकर हिम्मत दिलाई जाएगी, यहां बैठकर अपनी ताकत में इजाफा होगा, यहां बैठकर असेंबली और पार्लियामेंट में अपनी आवाज को बुलंद किया जाएगा। ये मेरे भाई, ये दारुस्सलाम कोई ड्राइंग रूम नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं काम हो गया जाओ, मत बैठो यहां पर, जाओ अपने घर को जाओ, काम हो गया जाओ। मगर लोगों को एक कशिश है इस मुकाम पर नहीं मालूम। और इसीलिए सालार ने कहा था कि मेरे जनाजे को यहां पर लाना। इसीलिए सालार अपनी जिंदगी के आखिरी मराहिल में जब कभी सेहत अच्छी होती तो पहली बात मरहूम कायद क्या करते? अरे दारुस्सलाम लेके चलो मेरे भाई। ये हमारे बुजुर्गों की मोहब्बत है इस जगह से, और हमको अपने इस दफ्तर को आबाद रखना है, इसको आबाद रखना है। सुबह क़यामत तक मैं चले जाऊंगा, तुम चले जाओगे, मगर याद रखो ये सरजमीन जब तक आबाद रहेगी, हमारे घर आबाद रहेंगे, हमारा इत्तेहाद मजबूत रहेगा, हमारी आवाजें हिंदुस्तान के रवान में गूंजती रहेंगी। तो हमको अपने मरकज को आबाद रखना है। 61 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी, जो जज्बा था, उसको पैदा करने की जरूरत है। जब हम उसको समझेंगे तो यकीनन हम और आगे बढ़ सकेंगे। दौलत नहीं थी 61 साल पहले, आज बड़ी दौलत आ गई। कुछ नहीं था। मैं जानता हूं, मेरा बचपना था, मैं शायद मेरी उम्र 11-12 साल की थी होगी। गुलाम गौस खां साहब, मरहूम इस्माइल ज़बी, ये लोग जब जलसे में जाते थे तो जलसे का जो इंतजाम करने वाले अगर पाशा कादरी होते तो बुला के अल्लू कान में उनको बोलते,
पाशा जलसे में तो तू बुला लिया, जरा एक पौना मंगा, एक सिगरेट की आधी डब्बी मंगा। मेरे भाई वो भी नहीं था। आप सोचो हम कितनी तरक्की किए। आज लोग आकर बोलते सर साहब जरा इफ्तिताह है तो जरा मेरे घर में दो निवाले खाना तो खा लो। 61 साल पहले वो भी नहीं था मेरे भाई। तो बहैसियत कौम, बहैसियत एक सोसाइटी, बहैसियत एक जमात अल्लाह ने हमको बहुत दिया। इस नेमत का शुक्र अदा करो। जो कुछ भी मिला जमात से मिला, याद रखो। जिसने जमात से अपना दूरी अख्तियार की वो फिर बदनामगी, जिल्लत और रुसवाई के गुमनामी के वादियों में खो गया। जमात है तो हम हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पहचान है तो मंजलिस से है। मेरी पहचान मेरी काबिलियत से नहीं है, ना मेरी कुछ और चीज से है। इस चीज को समझने की जरूरत है। अब पार्लियामेंट का इलेक्शन आने वाला है और मैंने असेंबली के इंतखाबात के बाद यही दारुस्सलाम से अवाम का जब आप और हमने शुक्रिया अदा किया तो अवाम से हमने इस बात की अपील की कि मजलिस ने टीआरएस की तायीद की और 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा तेलंगाना की अवाम ने, जिसमें मुसलमान और दलित, ओबीसी बड़ी तादाद में टीआरएस और मजलिस को कामयाब किया। अब हमको यह काम करना है मेरे भाई। मैं अपने मजलिसी रुफ़ा से कह रहा हूं, मेरे जमात के जिम्मेदारान जो तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में हैं, गांव में हैं, मैं उनको भी यह पैगाम दे रहा हूं कि अब हमको पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारी करना है और हमको यह काम करके दिखाना है कि तेलंगाना से हैदराबाद की सीट पर इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी को नहीं, मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की बरतरी को कायम रखेंगे और मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को एक अजीमुशान रिकॉर्ड साज कामयाबी हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से दिलाएंगे और सिकंदराबाद से बीजेपी को शिकस्त होगी और कांग्रेस को पूरे तेलंगाना से उनका सफाया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो 17 पार्लियामेंट की सीट, जिसमें हैदराबाद की एक आपकी सीट, ये मेरी नहीं, अब हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट तो मजलिस की भी नहीं रही। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट तो गरीबों की एक आवाज बन चुकी है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट जालिमों के खिलाफ मजलूमों की एक बेबाक आवाज बन चुकी है। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट मुसलमानों की एक पहचान, दलितों की एक ताकत बन चुकी है। यह हिंदुस्तान के 540 लोकसभा की सीटें हैं, मगर सबको फिक्र होती तो शेरवानी की होती है। ये क्या बोलेगा, ये क्या करेंगे? लोग मुझसे आकर पूछते, दिल्ली में मुख्तलिफ मुकामात पर पूछते हैं कि आखिर ये कहां से बोलते आप? मेला हमारी दारुस्सलाम की सरजमीन की तासीर है, हमारी जमात में वो ताकत है और अल्लाह का सबसे बड़ा अल्लाह का करम है, सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दुआ है औलिया अल्लाह की। जब अब्दुल वाहिद ओवैसी 61 साल पहले जमात के काम को शुरू किए तो याद रखो इस बात को कि मजलिस ने फिरकाबंदी को फरोग नहीं दिया। फखरे मिल्लत अलैहिर्रहमा हर उस बुजुर्ग के पास गए और जाकर कहा कि यह काम मैं कर रहा हूं, इसमें आपकी दुआओं की जरूरत है। मशाइखीन के पास गए, उलेमाओं के पास गए, जिम्मेदारों के पास गए, क्योंकि मजलिस फिरकाबंदी को फरोग नहीं देती, मजलिस फिरका परस्ती को नहीं बढ़ाती। मजलिस ने क्या पैगाम दिया जो आज भी हम उस पर कायम है, गामजन है और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जमात का दस्तूर है
कि हम कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद होंगे, हम फिरका बंदी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अब्दुल वाहिद ओवैसी सबके पास गए, लोगों ने कहा कि फख्र मिल्लत मुहद्दिस दखन के पास जाना है, तो चले गए मुहद्दिस दखन के पास, सालार को भी लेके गए। अबुल वफा साहब के पास गए, कहा दुआ करो, मैं ये काम, इस जिम्मेदारी उठा रहा हूं, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। तो उन तमाम बुजुर्गों की दुआएं, मैं आज भी उन अहले दिल से असदुद्दीन ओवैसी आपसे गुजारिश कर रहा है कि आपके सरपरस्ती और दुआओं की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि आपका साथ जमात के साथ है, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ताईद मेरे साथ है, मगर आप से गुजारिश करना, आपसे कहना, यह एक जमात के सदर का काम है। यह जमात की रिवायत रही जो मैं इसको बरकरार रखूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो पार्लियामेंट इलेक्शन में हमको हैदराबाद से अपनी जमात को और 16 पार्लियामेंट की सीट से मोदी और राहुल गांधी को शिकस्त देकर टीआरएस को कामयाब करना है इंशाअल्लाह ताला। अब इस पर भी सवाल करेंगे, नहीं कल इन्हों जीत के वहां चले गए तो अब तो जगन की भी तायीद करना है आंध्रा जाकर। चंद्रबाबू नायडू आए थे हैदराबाद, बहुत काम किए, तो सालार ने हमको एक बात सिखाई जो मैंने सालार के कदमों के पास बैठकर सीखी। बहुत से चीजें मैंने सीखी। 94 का असेंबली इलेक्शन याद होगा, जब 94 के हालात बुरे थे तो 1 महीने तक दारुसलाम को लोग जरा कम आते थे, तो मैं सालार के साथ बैठता था और उस 1 महीने में सालार ने मुझे बहुत सिखाया। अभी तो आप खाली 10% देखे उसका, तो शायद ने यह भी सिखाया कि मियां याद रखो, कभी किसका कर्जा रखना बाकी नहीं है, किसका कर्जा रखो इनको अदा कर दो फौरन। तो वो सियासी कर्जा है जो चंद्रबाबू नायडू का हम पर है, उसको अदा करेंगे। अब मिस्टर नायडू, आई विल बी डेफिनेटली कमिंग। अब वहां पर शुरू हो गया, यहां पर शुरू हो गया। नहीं, इन दोनों अगर जीत के वहां चले गए तो अरे भाई, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं, मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, आप किस बात की गारंटी दे रहे? मगर सवाल यह पैदा होता है कि क्या कांग्रेस 120 सीट लाएगी? ला लो 120 सीट, आप गेम खत्म। 150 ला लो, आपकी ट्रॉफी, कर लो ना। नहीं, आप 150 ने 120 नहीं लाएंगे, न उन्हों कहां जा रहे, इन्हों कहां जा रहे। अरे आप लाओ और फिर आपका है पूरा, मगर आप लाते ही नहीं है। क्या करने वाले हैं नहीं मालूम आपको। नहीं, इन्हों आप क्यों जाते वहां, आप क्यों केसीआर को मदद कर रहे हैं? बोला करेंगे। असेंबली का इलेक्शन हुआ, 7 दिसंबर को पोलिंग हुई, 11 को नतीजा आया, तो 8 तारीख से जो कांग्रेस के बड़े बड़े कायदीन, जब 2012 में हम परेशान थे, जो हमारा फोन उठाना मायूब बात समझते थे और हम आदिलाबाद के चक्कर मार रहे थे, तो फौरन फोन किए, सलाम अलैकुम, हेलो, हाउ आर यू, वेयर आर यू, नॉट टू बी सीन। मुलाकातें नहीं हो रही हैं, इतनी दूरियां क्यों बढ़ गई हैं? मैंने कहा कौन है भाई, ये आवाज थोड़ी सुनाई भी नजर आ रही है। अरे आप भूल गए? मिला नहीं। क्या मतलब? मिला नहीं, मैं तो छोड़ ही दिया आपको। भूलने का क्या, मैं तो छोड़ ही दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, हम जो है ना, जब 11 को नतीजा आएगा तो हमारे को 50 आएंगे। मिला अच्छा, खाली 50 आ रहे, 100 नहीं आ रहे।
नहीं नहीं, आपकी तायीद की जरूरत है। मैं बोला, अहमकों की दुनिया में तुम बसते हो, दिल्ली की सरजमीन पर बैठकर हमको हिकारत की नजर से देखते हो, दिल्ली के महलात में बैठकर तुम तेलंगाना की आवाम का मुकद्दर का फैसला करना चाहते। सुनो मेरी बात को, 50 तुमको नहीं आने वाले, 90 आएंगे टीआरएस को और मेरे को 8 आएंगे। बोले 98? मिला यस। बोले क्या बात कर रहे? मिला होने वाला है, देखो इंशाअल्लाह। फिर 11 को एक दिन पहले के चंद्रशेखर राव बुलाया, आओ असद भाई। मिला आ रहा हूं। ये मीडिया वाले बड़े चालाक, बोले दूल्हे भाई आ रहे तो इस्तकबाल करने ठहर गए। चीफ मिनिस्टर के घर के सामने कैमरे लगाकर। हम बोले हमारे शहर में हमारे ऊपर कैमरा, अरे दाल हेलमेट मोटरसाइकिल, ये भी सालार नार्टन। हम भी बोले ट्रायम्फ। गए गेट करे, जाके बोले अरे अरे अंदर। बाहर निकले तो मैं बोला चलो भाई अब ठहरना है। ये बेचारे 3-4 घंटे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी कहा और अल्लाह ने हमारी दुआओं को कबूल किया और वो तमाम सीट जीते, टीआरएस कामयाब हो गई। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, बल्कि मैं आंध्र प्रदेश की आवाम से अपील कर रहा हूं कि अगर जगन और केसीआर मिलकर 35 पार्लियामेंट की सीट पर हैदराबाद की सीट के साथ अगर कामयाब हो जाएंगे तो आंध्र प्रदेश की आवाम की कामयाबी होगी, तेलंगाना के उन गरीबों की कामयाबी होगी। ये जगन, केसीआर, मंजलिस या ओवैसी की कामयाबी नहीं होगी, ये तेलंगाना के उन अवाम की कामयाबी होगी, ये आंध्रा के उस मजलूम अवाम की तारीफ होगी, उनकी कामयाबी होगी कि आप अपने रियासत के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। आप दबाएंगे दोहर कहेंगे ये होना तेलंगाना के लिए, तो तेलंगाना की आवाम 17-0 और आंध्रा की आवाम 20-0। अगर ये रिजल्ट आएगा तो ये आंध्रा के अवाम की कामयाबी, ये तेलंगाना के अवाम की कामयाबी, ये तेलंगाना और आंध्रा के दलितों की कामयाबी, ये मुसलमानों की कामयाबी, ये मजलूमों की कामयाबी और मोदी की नाकामी इंशाअल्लाह ताला साबित होगी। अब तीसरी बात और अहम बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कल विंग कमांडर अभिनंदन साहब वापिस आ गए। हम तमाम को इत्मीनान हुआ, हम दिल की गहराइयों से हिंदुस्तान के तमाम हिंदुस्तानियों ने इत्मीनान की सांस ली कि हमारे इस वतन का बेटा एक बहादुर पायलट सरजमीन हिंदुस्तान पर वापिस सही सलामत वापिस आ गया। मेरे भाई, मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने मुंबई के शिवाजी पार्क में भी तकरीर में कहा, जो हिंदुस्तान का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो हिंदुस्तान की सरहदों को कमजोर करेगा वो हमारा दुश्मन, जो हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करेगा वो हमारा दुश्मन, जो हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता हम उसके दुश्मन। इख्तलाफात सियासी हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर मुल्क पहले आएगा। मुल्क की सालमियत पर, मुल्क की सरहद के ताल्लुक से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इस पर एक बात हम साफ और वाज़ेह तौर पर कहना चाहेंगे। पाकिस्तान ने पुलवामा में यह काम किया, 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। हिंदुस्तान के एयरफोर्स ने, हुकूमत ने फैसला लिया कि हम मसूद अजहर के उस मदरसे के ऊपर S-2000 जो भी बॉम्ब है डालेंगे। हमने कहा वेलकम,
अल्फाज चाप कर रही कि हमने कहा सही कि हम तो समझ रहे थे पहले होना चाहिए था। आपने 12-13 दिन क्यों लगाए? जहां मुल्क की बात आएगी हमको कोई सियासी रोटी सेकना नहीं है वहां पर। जब मुल्क की सालमियत का मसला आएगा कोई सियासी रोटी नहीं सेकना है। जब मुल्क के जवान मर रहे हैं उस मुल्क के लिए तो उनकी लाशों पर हमको अपने सियासी महल नहीं खड़ा करना है। मेरे भाई, जान देना कोई आसान बात नहीं है। जो लोग टीवी के स्टूडियो में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी एक कुर्सी पर बैठकर अपने अतराफ एक 20 पटाखे लगा लो और उठना नहीं बस वहां से। बड़े बड़े लेसन बम आते ना, एक 25 लगा के बैठ जाओ और उसके बाद अगर तुम अम्मा नहीं पुकारे, अब्बा नहीं पुकारे, तो फिर जंग तुम खुद जाके करना। टीवी के स्टूडियो में बैठकर बातें करना और फिर हमारे वजीम सिपाहियों की उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानी पर उसको क्रेडिट अपने आप लेना, नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह ताला, इलेक्शन के मुद्दे होंगे, इलेक्शन के इश्यूज होंगे, उस पर बात होगी, मगर अभिनंदन के ऊपर सियासत नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, ना हमारे किसी उन सिपाहियों के ताल्लुक से, बल्कि हम तो उनको सलाम करते हैं कि वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर साइचन की पहाड़ियों पर, एलओसी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, गुजरात के उस सरहद पर, राजस्थान के उस सरहद पर, पंजाब के उस सरहद पर इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं ताकि हम आराम की नींद सो सकें। मेरे भाई, अभिनंदन अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत वापिस आ चुके हैं। कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू सुनने का मौका मिला CNN पर और BBC पर। शाह महमूद कुरैशी साहब, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया कि हां हमारे पास मसूद अजहर है, बीमार है। तो टीवी वालों ने पूछा कि एक्शन क्यों नहीं लेते? तो फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा ने कहा कि आप एविडेंस दीजिए जो हमारी कोर्ट में टिकेगा। है अक़वाम मुत्तहिदा ने जैश ए मोहम्मद पर पाबंदी आयद कर दी, प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको? और ये कह रहे हैं वजीर खारजा पाकिस्तान के बहुत बीमार है। अच्छा, मरा नहीं, बहुत बीमार है। अरे ऑर्गेनाइजेशन बैन है। हम तो सिर्फ उनको बताना चाह रहे हैं, बहुद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की आल को बताना चाह रहे हैं कि सिलसिला सुहरवर्दिया का उसूल रहा कि जो बात दिल से निकलती है दिल पर असर करती है, जो बात दिल से नहीं निकलती वो सिर्फ जबान से खारिज हो जाती है। यह सिलसिला सुहरवर्दिया की तालीमात में शामिल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पाकिस्तान को मसूद अजहर को जेल में डालना पड़ेगा। यह जैश ए मोहम्मद नहीं है, यह जैश ए शयातीन है। वो आईसिस का वो कुत्ता है, वो बगदादी वो कुत्ता, ये शयातीन, ये मौलाना नहीं, ये शैतान का शागिर्द है। वो हाफिज नहीं है, वो चोर है, कातिल है, लश्कर शयातीन। बताओ, आप फसाद बर्पा करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। अरे तुम क्या इस्लाम का ठेका लेके रखे? कभी आओ हिंदुस्तान के उलमाओं से बहस कर लो, जामे निजामिया के उलेमा, देवबंद के उलेमा, बरेलवी उलेमा, सलफी उलेमा हिंदुस्तान के, तुमको बहस करके तुमको बता देंगे कि इस्लाम में दहशतगर्दी नहीं है। और तुम इस्लाम का नाम लेकर, कुरान की आयतों का नाम लेकर तुम इंसानियत को खत्म नहीं कर सकते। यह इस्लाम नहीं है, यह तुम्हारी गंदी सोच है।
जो जैश मोहम्मद होता है क्या होता है सुनो। और बल्कि मैं अपने मंदिर रुफ़क़ा को भी बताना चाह रहा हूं कि मैंने एक जगह पर कहीं पढ़ा था, एक बहुत बड़ा स्कॉलर था जिसने पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती जगह कौन सी है, यह दौलत कहां पर है। तो लोगों ने कहा कि फला मुल्क में तेल है, वो कीमती जगह। किसी ने कहा कि फला मुल्क में सोना है, वो कीमती जगह। फला मुल्क ने कहा कि वहां पर उस जगह जहां पर बहुत पानी है वो कीमती जगह। तो उसने कहा नहीं, सबसे कीमती जगह कौन सी है? कब्रिस्तान। लोग बोले क्या बोल रहे हो? उसने कहा क्यों कह रहा हूं सुनो, इन कब्रिस्तानों में जो लोग सो गए ना, अगर वो जिनको अल्लाह ने काबिलियत दी, अगर उन काबिलियत को दुनिया को देकर जाते, जो दौलत यहां है ना, जो दौलत यहां है, अगर वो उसको दुनिया को बांटते, वो अगर एम्प्टी होकर खाली होकर जाते कब्रिस्तान में, वो जगह सबसे दुनिया की कीमती है कि उन्होंने दुनिया से जाने से पहले अपनी काबिलियत को दुनिया को दिया। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर क़यामत आ रही है, आका ने फरमाया कि अगर क़यामत आ रही है और तुम्हारे हाथ में एक छोटे झाड़ का पेड़ है, यानी छोटा झाड़ है, उसको जमीन में डालो, लगाओ उसको। यह इस्लाम की तालीमात है कि क़यामत आ रही है, दुनिया खत्म हो रही है, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे फरमाया कि अगर उस वक्त भी तुम अच्छा काम कर सकते हो, नेकी कर सकते हो, तो करो। ये इस्लाम है। ये बम लगाना, सुसाइड करना, बंबई की होटल में घुसकर वीटी की स्टेशन पर गोलियां मारकर इंसानियत का खत्म करना, यह तुम इस्लाम का नाम बदनाम नहीं, बल्कि तुम्हारा दूर दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीज है। हम तो हुकूमत का साथ दिए, मगर अब हुकूमत से पूछना चाह रहे हैं, वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं पूरे इखलास के साथ, बगैर कोई सियासत करे। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने भी देखा होगा वो सुसाइड बॉम्बर का वीडियो जिसने 40 सीआरपीएफ के जवानों को खत्म किया, उसका भी वीडियो मैं देखा। तो उसके अतराफ जो 2 बंदूक रखी हुई हैं, उम्मन यह होता है कि वहां के लड़के छीन लिए आर्मी से या सीआरपीएफ से, तो हथियार इस्तेमाल करते, ये तो फैक्ट है। मगर उसके पास जो हथियार था वो अमेरिकन मेड है। हिंदुस्तान के वजीर आजम जरा मालूम तो करा लेते ये अमेरिकन हथियार कहां से आया। उसने अपने वीडियो में बात कह रहा है, उसके अतराफ जो हथियार है, जो बंदूक है, अमेरिकन है। अब कहां से आई जरा मालूम तो कराइए। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाह रहे, जरा ये तो बताइए, ये इंटेलिजेंस फेलियर है, सारा मुल्क मानता है, तो किसके खिलाफ एक्शन लिया अभी तक आप? कैसे पहले 200 किलो बोले, अब 25 या 30 जो भी है, आरडीएक्स कैसे आया? पहले टीवी पर आया कि एसयूवी, अब मालूम हुआ मारुति। मगर कौन जिम्मेदार है इसका? कैसे आरडीएक्स पहुंचा? आपने कितने ऑफिसरों को बरतरफ किया? आपके कितने मिनिस्टर इस्तीफा दिए? आपने इनका इस्तीफा लिया। डिप्लोमेटिक फेलियर है। चीन को हमने झूला झुलाया, अहमदाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने खुद बिठा के झूला झुलाया उनको, झुझू झक्का झुझू झक्का, मामा जी का झटका दिए उन्होंने हमारे को। क्या हुआ? किसकी फेलियर है? सियासी फेलियर है, आपकी हुकूमत है। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं,
आपकी सरकार है, आपने महबूबा मुफ्ती के साथ हुकूमत की, क्या हो रहा है वहां पर? फिर ये चीजों को प्राइम मिनिस्टर को पूरी जिम्मेदारी के साथ सोचकर वतन अजीज के जिम्मेदारों को, हिंदुस्तान के, भारत की आवाम को बताना पड़ेगा। आपने क्या एक्शन लिया बताइए, कौन जिम्मेदार है उसका? अभी तक वो सुसाइड बॉम्बर का डीएनए कहां मिला, कहां है बताइए। ये सवालात है, वजीर आजम देश जानना चाहता है। और मैं हिंदुस्तान की आवाम से अपील कर रहा हूं, मेरे वतन अजीज के हिंदुस्तानियों से, भारत के रहने वालों से अपील कर रहा हूं, आप जब पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे तो एक पार्टी कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, कह रहे हैं ना, मेरा बूथ सबसे मजबूत। असदुद्दीन ओवैसी को तुम पसंद नहीं करते होगे, मेरे मुसलमान होने पर शायद तुमको शक होगा कि ये वफादार है या एंटी नेशनल है, मेरे जिस्म के लिबास को देखकर शायद तुम में एतमाद नहीं पैदा होता होगा, मेरे चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी देखकर तुमको जरा फिक्र होती होगी। मगर सुनो मेरी इस एक बात को, अगर बीजेपी ये कह रही है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत, मेरी सरहद मजबूत तो मेरा देश मजबूत। सरहद मजबूत होगी तो बूथ रहेगा, देश मजबूत होगा तो बूथ रहेगा। सरहद और मुल्क रहेगा तो ओवैसी रहेगा। बूथ मजबूत होगा तो फिर देश कहां रहेगा? मजबूत देश रहेगा तो बूथ रहेगा, सरहद मजबूत रहेगी तो बूथ मजबूत रहेगा, नौजवानों को नौकरियां मिलेगी तो बूथ मजबूत रहेगा, किसान खुदकशी नहीं करेगा तो बूथ मजबूत रहेगा, हिंदुस्तान में अमन रहेगा, बूथ मजबूत रहेगा, गाय के नाम पर दलित और मुसलमान को मारना बंद हो जाएगा तो बूथ अच्छा होगा। मगर ये उल्टा है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मैं मजबूत, देश कुछ नहीं। ये कैसा होगा? सरहद को मजबूत करो, देश को मजबूत करो तो बूथ मजबूत हो जाएगा। अब आप जब पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे तो देश की मजबूती के लिए वोट डालेंगे, सरहद की मजबूती के लिए वोट डालेंगे, नौजवानों को रोजगार के लिए वोट डालेंगे, किसानों की खुदकशी बंद करने के लिए वोट डालेंगे, महंगाई को खत्म करने के लिए वोट डालेंगे। ये दाएं जाएंगे बूथ पर। ये उल्टा मामला इनका, नहीं मेरा बूथ सबसे मजबूत। सरहद पर क्या हो रहा है मैं नहीं कहना चाहता था। पार्लियामेंट में सवाल का जवाब दिया गया कि 2018 में हिंदुस्तान के 100 आर्मी सीआरपीएफ के सिपाहियों ने खुदकशी कर ली। क्यों की? इसकी वजूहात हमको जानना पड़ेगा। क्यों की? मेरे भाई ये चीजें हैं। अब हिंदुस्तान के वजीर आजम तो राजस्थान में जलसा कर रहे थे, तो जो हमारे सिपाही मारे गए उनकी तस्वीर उनके जलसे में पीछे थी। मुझे समझ में नहीं आया। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से बोल रहे कि बात सच नहीं है कि डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया। मैं बयान नहीं करना चाह रहा हूं, वरना फिर मिस्टर मोदी के जो टीवी एंकर, उनके खास बड़े चाहने वाले, बड़ी तकलीफ हो जाएगी उनको। बोलेंगे ओवैसी ने मुल्क में इस तरह की बात कर दी। हो सकता है कि मेरी इस बात पर भी रात में 9 बजे मेरा अक़्द सानी होगा।
मगर ये तो बताओ, ये चीजें हैं ना, डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट भी है 1-2 साल पहले की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात, तो इसलिए हमको और आपको अपनी जमात को मजबूत रखना है। महाराष्ट्र में हम अल्हम्दुलिल्लाह जनाब प्रकाश अंबेडकर के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, और अल्लाह के फजल व करम से अब तक जितने अवामी जलसे हुए जनाब प्रकाश अंबेडकर के साथ वहां पर, वो जलसे बड़े कामयाब। अवाम खुद अपने तौर पर आकर जलसों में शिरकत कर रही है। आप दुआ करिए, आप दुआ करिए कि महाराष्ट्र में अल्लाह प्रकाश अंबेडकर के उस बहुजन आगाड़ी को कामयाब कर दे, वहां पर भी उनके अराकीन पार्लियामान जीत कर आए। औरंगाबाद के ताल्लुक से भी बात करना है, पार्लियामेंट की सीट के बारे में। मेरे भाई, यह काम हो रहा है, यह काम हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शौकत आए हैं, शौकत वहां से फैसला कर लिए और बोले कि सदर साहब हमारा फैसला यह कि आप एक सीट पर यूपी में लड़िए। मैं बोला कि तुम की नींद हराम कर दिए शौकत तुम। अब सब के सब बेचैन, अरे ये शेरवानी यहां आई तो क्या होगा। अब फैसला करेंगे, बात करेंगे जनाब शौकत साहब से, आसिम वकार से, तमाम जिम्मेदारान आए हैं। तमिलनाडु में क्या करना है, कर्नाटक में क्या करना है, इसका फैसला होगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुतहरिक हो जाइए। शायद एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन के तारीख का ऐलान हो जाएगा, तो हमको अपने वतन को, देश को मजबूत करना है, सरहद को मजबूत करना है, दलित को मजबूत करना है, आदिवासी को मजबूत करना है, मुसलमानों का हक दिलाना है, खौफ निकालना है, नौजवानों को नौकरियां दिलाना है, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अपनी आवाज को उठाना है। ये चीजों पर, ये इशूज पर मुझे पूरा यकीन है कि हमारा देश और हमारे वतन अजीज के लोग इन इशूज पर वोट डालेंगे। और अगर कोई सियासी पार्टी हिंदुस्तान के उन बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को के ऊपर वोट का मुतालबा करेगी, तो याद रखो, अगर तुम वो दरवाजा खोलोगे तो फिर मैं अपनी जबान को लगाम नहीं दूंगा। मैं इतना बोलूंगा, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर बोलूंगा कि तुम्हारे कान पक जाएंगे। तुमको आदत हो चुकी है वो कांग्रेस के लोगों के गानों को सुनने की, वो ऑर्केस्ट्रा गजल पढ़ते। हम सच्चाई को बयान करते हैं, और जब सच्चाई को बयान करना शुरू कर देंगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी तुमको। और फिर हम आखिर में पाकिस्तान के वजीर आजम टीपू सुल्तान की बात किए। ओफो अब्बा, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हिंदुओं के दुश्मन नहीं थे, वो उनके सल्तनत के जो दुश्मन थे, चाहे मुसलमान थे, कोई मजहब के उनके दुश्मन थे। जरा ये भी पढ़ लो। आप वहां बैठ के अपनी कौमी असेंबली में टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर है। मेरे भाई, ये अजीब अजीब बातें करते हैं। एटम बम, फुला बम, यहां नहीं है, यहां नहीं है क्या? यहां भी है, मगर ये क्या बात है? आप जरा वो जैशे शयातीन को खत्म करो, लश्कर शयातीन को खत्म करो। और फिर ये टीवी पर मोदी साहब के जो चाहने वाले हैं ने उनके दबाव पे आ गए। अच्छा, तो फिर कुलभूषण को भी ला लो ना, लखवी को भी ला लो, वो शैतान उसको भी ला लो, पूरों को ला लो। अरे ये छोड़ो ये डब्बा बजाना,
अब ये डब्बा बजाने की पॉलिटिक्स खत्म करो। तुम वहां से पुकारे तो ये मत समझो कि हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी जो गांव शहर में नौजवान बुजुर्ग खवातीन रहती हैं वो तुमको देखकर यकीन कर लेगी, नहीं होगा। हिंदुस्तान की आवाम बड़ी बाशऊर है, गरीब है मगर बाशऊर है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपने मजलिस रुफ़क़ा से कह रहा हूं कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बरतरी को बरकरार रखना है। तेलंगाना से मोदी और कांग्रेस का टाइम टाइम सफाया करना, और आंध्रा को जाएंगे जगन की ताईद में, अगर वो बोलेंगे तो कुछ बोल के आएंगे। हम कर क्या सकते? ओनली 2 words एंड दुआ, काम हो जाता अपना। इन लोगों को यही परेशानी है, क्या करता है इन्हें, 5 मिनट में 6 मिनट में सब बात बोल के चले जाता। ये सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये अहले बैत की दुआएं हैं, उनका सदका है, ये जाफर तैयार का सदका है, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। और इस जमात की वजह से अल्लाह ने मेरी जबान में बोलने की ताकत दी। मंजलिस है तो मैं हूं, मंजलिस नहीं तो फिर असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं। मुत्तहिद रहिए, पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। क्या पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या करना है, करिए, बताइए। मैं आवाम से भी अपील कर रहा हूं, हैदराबाद के इलेक्शन के लिए तो निकलो ना आप, मुकाबला करना है मोदी से, आरएसएस से। तेलंगाना के रोशन मुस्तकबिल के लिए मजलिस को जिताओ, मुसलमानों के इंसाफ के लिए, दलितों के इंसाफ के लिए, हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए, हिंदुस्तान के आइन में जो हुकूक दिए गए उसको पूरा करने के लिए आपका पोलिंग परसेंटेज कम से कम 80-90% होना चाहिए। और जरा तैयार हो जाइए, फिर से मुखालिफिन जमा होंगे, एयर कंडीशन कमरे में बैठेंगे एक दफ्तर में, साहिब सिगरेट पीएंगे, चमचे खवाली करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारे साथ, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। किशनगंज से अख्तरुल ईमान भी इलेक्शन लड़ेंगे बिहार से, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मैं अपने काबिल जमात के जिम्मेदार माजिद को भी जा रहा हूं किशनगंज इंशाअल्लाह ताला। और किशनगंज में हम बेबाकी और बेखौफ और पूरी ताकत के साथ चलेंगे। हमारी पूरी कोशिश यह है कि अख्तरुल ईमान को अल्लाह रुकने पार्लिमान बनाकर हिंदुस्तान के मजलूमों के और सीमांचल के गरीबों की नुमाइंदगी के अल्लाह उनको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। दुआ करिए कसरत के साथ कि अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कर दे। दुआ करिए कि हमारी सरहदों की हिफाजत अल्लाह करे। दुआ करिए कि हमारी सरहदें मजबूत रहें। दुआ करिए कि हमारी सरहद पर जो हमारे जिम्मेदार, हमारे सिपाही बैठे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। दुआ करिए कि हिंदुस्तान में अमन कायम हो जाए। दुआ करिए कि कश्मीर में हमेशा के लिए अमन कायम हो जाए। दुआ करिए कि कश्मीर की माएं अपने बेटों को खोना छोड़ दें। दुआ करिए कि कश्मीर में अब कोई बम ब्लास्ट ना हो। दुआ करिए कि कश्मीर में ना कोई मासूम मरे, ना कोई सिपाही मरे। दुआ करिए कि हिंदुस्तान में अमन रहे, हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरे जिसमें गरीबों को उनका हक मिले, मजलूमों को इंसाफ मिले, मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले, दलितों को ताकत मिले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।